बच्चों, कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में दिए गए पाठ तीसरा बस की यात्रा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। पहले संक्षेप में लेखक परिचय देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया था। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को अपने लिखान द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, भूत के पांव पीछे आदि इनके कहानी संग्रह, उपन्यास, संस्मरण तथा अनेक लेख संग्रह हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ऐसे महान साहित्यकार का अंत 10 अगस्त 1995 में हुआ था। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही है। ऐसी एक विसंगति है बस की यात्रा। बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ बस की यात्रा। लेखक और उनके 4 मित्रों का जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और पन्ना से सतना जाने का सोचा, जहां से उन्हें जबलपुर जाने वाली ट्रेन मिल सकती थी। और उनमें से 2 मित्रों को तो सुबह जल्दी काम पर भी जाना था। उनके पास यही एक रास्ता बचा था अपनी मंजिल पर पहुंचने का। परंतु लोगों ने उन्हें क्या सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। यह सलाह सुनकर लेखक और उन मित्रों को डर लगता है और वो पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। अरे नहीं भाई, लोगों ने कहा, बस ही डाकिन है। जब लेखक और उनके मित्रों ने बस को देखा तो उसके लिए इनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखने पर श्रद्धा उमड़ पड़ी, भला ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बस बहुत बूढ़ी थी, यानी खटारा थी। सदियों के अनुभवों के साथ निशान लिए खड़ी थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि इतनी बूढ़ी अवस्था में बेचारी बस को तकलीफ होगी। बुढ़िया बस तो पूजा के योग्य थी, और जो पूजा के योग्य होता है उस पर भला बैठा कैसे जा सकता है। कमाल की बात तो यह थी कि बस की हालत जानते हुए भी बस के एक हिस्सेदार उसी बस से जा रहे थे। मित्रों ने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। फिर मित्रों ने पूछा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह? हाँ जी भला, और कैसे चलेगी फिर? गजब हो गया, बस अपने आप चलने भी लगी। सब आगा पीछा करने लगे। समझ में नहीं रहा था कि क्या करे, बस में बैठे या ना बैठे। तभी डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। है ना कमाल की बात। लेखक और उनके मित्र चाहते हुए भी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि उनके पास और कोई साधन ही नहीं था अपने मंजिल पर पहुंचने का। और जो उन्हें छोड़ने आए थे वे तो ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो। वैसे उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए तो एक निमित्त चाहिए।
मतलब भगवान के पास जाने के लिए एक छोटा सा कारण चाहिए, और शायद लेखक और उनके मित्रों के लिए ये खटारा बस ही वो कारण था जो उन्हें भगवान के पास पहुंचा दे। तभी इंजन स्टार्ट हो गया। बस इतने जोर से कंपन कर रही थी, अर्थात हिल रही थी, कि सबको लगा कि वो बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हैं। बस की खिड़कियों में बहुत कम कांच बचे थे, और जिन खिड़कियों पर अभी भी कांच लगे हुए थे उनसे इनको बचना था। इसलिए जो लोग खिड़कियों के पास बैठे थे वे तुरंत उनसे दूर हट गए। इंजन इतनी जोर से बज और हिल रहा था मानो कि इंजन हर एक यात्री की सीट के नीचे लगा हो। किसी तरह बस चल पड़ी। बस की यह अवस्था देखकर लेखक और उनके मित्रों को लगा कि यह बस जरूर गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जमाने में जवान रही होगी, जो कि 12 मार्च 1930 में अंग्रेजी सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था, जिसमें डांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़ा गया था। जरूर इस बस ने उनसे ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि इस बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। जैसे सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, तो कभी लगता बॉडी सीट को छोड़कर आगे भागी जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब सीट पर बैठे हैं कि बस की सीट उनके ऊपर बैठी है। अचानक बस रुकी। देखने पर पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। इसलिए ड्राइवर ने एक बाल्टी में सारा पेट्रोल निकाल लिया और उसमें नली डालकर पेट्रोल इंजन में भेजने लगा। बेचारा बस कंपनी का हिस्सेदार बाजू बैठा सब देख रहा था। लेखक को लगा थोड़ी देर बाद यही हिस्सेदार बस के इंजन को अपने गोद में उठा लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा, जैसे बच्चों माँ बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है अपने गोद में सुलाकर, बिल्कुल उसी तरह। लेखक को बस के किसी हिस्से पर अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, और पता नहीं क्या क्या, कब कौन सा पुर्जा ढीला हो जाए। हम जब भी यात्रा पर जाते हैं तो खिड़की की साइड वाली सीट पर बैठना पसंद करते हैं। हाँ बच्चों, मुझे तो सच में खिड़की की साइड वाली सीट पर बैठना ही अच्छा लगता है, क्योंकि खिड़की से बाहर प्रकृति की सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, पक्षी देखना हमें अच्छा लगता है। परंतु बेचारे लेखक इन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि जो भी पेड़ आता उसे देखकर लेखक को डर लगता कि कहीं बस उस पेड़ से न टकरा जाए, और झील या तालाब दिखता तो सोचते कहीं बस इसमें डुबकी न लगा जाए। अचानक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने अलग अलग तिकड़म लगाए, पर बस चली नहीं, चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब बस के हिस्सेदार ने अपने बस की कमी को छिपाते हुए कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि यह रुक गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। है ना, कितना सफेद झूठ बोल रहा था बस का हिस्सेदार, क्योंकि ऐसी खटारा बस तो न जाने रास्ते में कितनी बार रुकती होगी। थोड़ी देर के लिए सब बस से नीचे उतर आए। इस समय बस को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बुढ़िया थककर वृक्षों की छाया में बैठ गई है। लेखक और उनके मित्रों को स्वयं पर शर्म महसूस हो रही थी। भला शर्म क्यों महसूस हो रही थी? इसलिए हो रही थी कि वे इस बेचारी बुढ़िया पर बैठकर आए हैं। अगर इस समय इस बुढ़िया का अंत हो गया तो इसका अंतिम संस्कार भी इसी जंगल में करना होगा, है कि नहीं? हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, फिर किसी तरह बस आगे चल पड़ी। धीरे धीरे बुढ़िया की आंखों की रोशनी जाने लगी, अर्थात गाड़ी की जो हेडलाइट थी अब वो भी बंद हो गई थी। किसी तरह रास्ता टटोल टटोल कर आगे चल रही थी बस। अगर कोई दूसरी गाड़ी आती पीछे से तो ये बस अपने कोने में खड़ी हो जाती रास्ते के ठिठुर कर और कहती कि निकल जाओ बेटी, मेरी तो अब वो उम्र नहीं रही
कि तुमसे रेस लगाऊं। इस तरह वो दूसरी गाड़ियां आगे निकल जाती। एक पुल के ऊपर पहुंचे थे कि गाड़ी का एक टायर फिस करके बैठ गया। गाड़ी पंचर हो गई और इतनी जोर से हिली कि स्पीड में होती तो नीचे नाले में ही डुबकी लगा देती। लेखक ने पहली बार उस हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा। भला लेखक ने उस हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा? क्योंकि लेखक को अब उस पर क्रोध नहीं, तरस आ रहा था। क्योंकि वे टायरों की हालत जानते हुए भी उस बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग अर्थात त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ थी। लेखक ने मन ही मन सोचा कि इस इंसान के बलिदान और त्याग का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, जिससे वह लोगों के जीवन में क्रांति ला सकता है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो जरूर ऊपर सारे देवतागण अपनी दोनों बाहों को फैलाकर इस हिस्सेदार का स्वागत करते और कहते, देखो देखो वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर गाड़ी का टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर हिस्सेदार ने फिर बस चालू कर दी। बस की रफ्तार अब इतनी धीमी हो गई थी कि लेखक और उन मित्रों को वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी उन्होंने। बल्कि पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लग रहा था मानो बस की सारी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और यहीं से सीधे परलोक सिधारना है। अब भला बाकी की जिंदगी बस में कैसे गुजारेंगे? इसलिए सभी यात्री निश्चिंत होकर अपने घर की तरह बस में बैठ गए। और करते भी क्या बेचारे, और हंसी मजाक गप्पे लड़ाना चालू कर दिया। और इस तरह से पता नहीं कब लेखक की वो बस की यात्रा समाप्त हुई होगी। बच्चों, अगर बेचारी बस जीवित प्राणी होती तो स्वयं की बुरी हालत का दुखड़ा रो रो कर सुनाती जोर जोर से और छाती पीट पीट कर अपने मालिकों को कोसती, गालियां देती, है ना? सचमुच पाठ में जिस तरह की बस का वर्णन किया गया है, आज सड़कों पर परिवहन व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए टूटी फटी जीर्ण शीर्ण बसें धड़ल्ले से चल रही है। उनकी खिड़कियों, सीटों तथा बॉडी का टूटा होना आम बात है। कंपनी के हिस्सेदार की तरह ही इनके मालिकों को यात्रियों की जान एवं समय नष्ट होने से कोई मतलब ही नहीं रहा। किसी भी तरह पैसा कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया है। तो आशा है बच्चों कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, पाठ का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। आप भी ज़रूर अपनी पाठशाला की बसों का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब पाठशाला खुले और आप भी अपनी बसों में बैठकर कब बस की यात्रा करें। तो जल्द मिलेंगे बच्चों। उम्मीद पे दुनिया कायम है। धन्यवाद।